बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे सीवीपी एनालिसिस। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट्स वगैरह, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कहाँ पर हम लोग इनको यूज़ किया करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रेवेन्यू हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है। साथ में हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि एट एनी नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग उसके रेवेन्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने फार्मूलाज जो डिस्कस किए थे वो आपके साथ इधर मैंने बताया कि अगर आप लोगों ने रेवेन्यू एट एनी पॉइंट फाइंड करना हो ना, तो इसके लिए फार्मूला का हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। जबकि अगर आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू फाइंड करना हो तो आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कर सकते हैं। बेसिकली फार्मूला एक जैसा ही है, लेकिन सिर्फ फर्क किस चीज का है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी कंट्रीब्यूशन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है, तो आप टोटल कंट्रीब्यूशन को रिप्लेस कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। इसी टॉपिक को हम लोग आगे लेके चले ना, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं टारगेट प्रॉफिट्स को। टारगेट प्रॉफिट बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने टारगेट कॉस्ट की बात की थी कि आप लोग स्टार्ट में ही प्री डिटर्मिन्ड आप लोगों के पास कॉस्ट की वैल्यू आ जाती थी, उसको बेस बनाकर अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह कर रहे होते थे, तो कॉस्ट गैप को आप लोग खत्म करते थे। अब यहाँ पर क्या है, टारगेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रीवियस लेक्चर्स को ही हम लोग आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि सपोज अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ रही है 100 और फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 60, तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। ये हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब क्या है कि हम लोग डिपेंड कर रहे होते थे अपनी टोटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर कि कंट्रीब्यूशन का पता चलेगा हमें, और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता था प्रॉफिट का। अब क्या है कि अब प्रॉफिट ऑलरेडी डिटरमिन्ड है कि हमें एक स्पेसिफिक प्रॉफिट चाहिए जिसको हम लोगों ने टारगेट बना रखा है। अब उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं, इसके बारे में हमारी डिस्कशन है। और अगर इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसी इक्वेशन को हम लोगों ने रीअरेंज किया तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब कि आपको बता देगा कि भाई मुझे ना 40 का प्रॉफिट चाहिए, और आपको पता है कि आपके बिजनेस की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। तो आपने जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट देखी 60 रुपीज की है, तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो आपको जो कंट्रीब्यूशन चाहिए टोटल वो 100 रुपीज की होनी चाहिए। अब जब आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गई है, इस कंट्रीब्यूशन पर रेवेन्यू की क्या वैल्यू होगी? तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया हुआ है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। तो यहां से आपके पास आ जाएगी आपके रेवेन्यू की वैल्यू। अब जैसे ही रेवेन्यू की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई और आपको चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स फाइंड करने के लिए आप लोगों ने रेवेन्यू को डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय, तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे कि अगर आप इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करें तो आप लोगों को टारगेट प्रॉफिट मिल सकता है। अब अगर इस चीज को आप रीड करो सीवीपी एनालिसिस में टारगेट प्रॉफिट, इसकी थ्योरी को रीड करो। रीड कर लिया? क्या थ्योरी क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसका ये फार्मूला देखें तो आपसे कह रहा है वॉल्यूम टारगेट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स।
वॉल्यूम टारगेट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स मींस दैट कि एक टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए आपके नंबर ऑफ यूनिट्स का टारगेट क्या होगा कि आपने इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ये आपकी बन जाएगी टोटल कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय करें हम लोग अगर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो से, तो आपके पास टारगेट रेवेन्यू आ जाएगा। और अगर इसको डिवाइडेड बाय कर दें कंट्रीब्यूशन से, तो आपके पास टारगेट यूनिट्स आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्रेक इवन पॉइंट में आपने किया था कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स, लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो करते हैं तो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। यहां पर भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। अब अगर आप लोग यहां पर देखें, हम लोगों ने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई। अब यहां पर अगर गौर करें तो मेरे पास एट द एंड प्रॉफिट की वैल्यू आ गई थी 400। अच्छा, इसी के अगर हम लोग थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन करना चाहें तो रिवर्स कैलकुलेशन हमारे पास किस तरह से होगी? क्या आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपके बिजनेस की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1000 है, सेलिंग प्राइस का पता चल गया आप लोगों को, और आप लोगों को साथ में पता चल गया है कि इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, या साथ में कंट्रीब्यूशन की रिजल्ट आपको बता देगा। आपसे कहता है कि भाई अगर 400 का प्रॉफिट अचीव करना हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल करें। तो आपने जाना है सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट में 1000 में ऐड कर देना है अपना टारगेट प्रॉफिट, तो आपके पास बन जाएगी आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन विच इज इक्वल टू 1400। 1400 को जाकर आप लोगों ने डिवाइड करना है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने आंसर इन यूनिट्स करना है या आपने आंसर इन रेवेन्यू करना है। अगर आप लोगों ने आंसर इन यूनिट्स करना है तो 1400 को डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास कितनी आ रही है, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे देखो आंसर क्या आ गया, 70। तो 70 नंबर ऑफ यूनिट सेल करने पर टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो रेवेन्यू पूछता है तो भाई आपके पास दो किस्म के मेथड्स हैं, या तो यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दो, 70 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 3500, या क्या हो सकता था कि टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन 20 है, सेल्स 50 की है, तो 20 बाय 50 इज इक्वल टू 0.4। तो जैसे ही 1400 डिवाइडेड बाय 0.4 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3500। गॉट इट? तो ये एक किस्म की रिवर्स कैलकुलेशन है जो आज हम लोगों ने सीखनी थी। थ्योरेटिकली आप लोगों ने इन चीजों को देख लिया, अब हम लोग ना इसकी एग्जांपल्स की डिस्कशन करते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास आ रही हैं। अब देखिए यहां पर आपको सेल्स रेवेन्यू के बारे में बताया, टारगेट एक्सप्रेस्ड इन सेल्स रेवेन्यू, तो हम डिवाइड कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ। ये आपके पास डाटा मौजूद है एग्जाम्पल नंबर 8, और आप लोगों ने इससे मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करके देने हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आप लोगों ने फाइंड करके देने हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है आप लोगों के पास, जल्दी से इसको सॉल्व करें। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल थी जैसा डाटा हम लोगों ने लिया हुआ था। अब यहां पर भी अगर गौर करें आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब यहां से आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो यहां पर तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी, वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी, साथ में सेलिंग प्राइस गिवन थी आप लोगों के पास। फिर कहते हैं बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 600,000 एंड द कंपनी विशेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 100,000। तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट कैन बी फाउंड। तो अब सेल्स वॉल्यूम है, तो इसके लिए अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर दो टारगेट प्रॉफिट, तो आपके पास आपकी आ जाएगी टोटल कंट्रीब्यूशन विच इज इक्वल टू 700,000 डिवाइडेड बाय, अब देखना है सेल्स वॉल्यूम इन नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपने बताना है तो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास कितना आ रहा है 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। जैसे ही आपने 4 से डिवाइड किया आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए 175,000। ये है आपके पास कि अगर आप, ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है,
ये 175,000 सेल करने पर आपको 100,000 का प्रॉफिट होगा। अब यहां पर हमने देखना है कि भाई इस पर अगर सेलिंग प्राइस टोटल अगर हम लोग देखेंगे रेवेन्यू कितना होगा, तो इन नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, द आंसर इज, ये बात क्लियर। अच्छा, इसी तरह से आप इस 1,575,000 को डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे कि अगर आप लोग अपने पास लिखते टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो क्या आ रही है, 4/9। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,575,000। अगर रेवेन्यू पूछ रहा है तो आपने इसको आंसर कर देना है, लेकिन अगर यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ रहे हैं और आप इस रूट से आए हैं तो आप इसको डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस करेंगे तो आपके पास आंसर इन नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। आपको ये समझ आ गई है कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 9 अगर आप लोग देखें, कहते हैं कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट, सेल्स इट एट ₹80 पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज, एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो इज। अच्छा, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 60% है तो इट मींस दैट वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो 40% है। अक्सर ऐसा होगा कि आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 60%, तो रिमेनिंग जो 40% है ना वो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास। तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो हमारे पास बन जाएगी 40%। कंपनी इंटेंड्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 240,000 in coming period. The break even point and the sales level to earn target profit would be calculated. अच्छा, अब इसके सॉल्यूशन को छोड़ दें। अब हम लोग खुद अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो टारगेट प्रॉफिट कितना है। अच्छा चलिए ये रहने दें, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो हम जो ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताते। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट उसे कैसे बताते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कर लेते हैं 0.6। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 600,000। 600,000, ये 600,000 बेसिकली रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के साथ इसको डिवाइड किया। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको अगर डिवाइडेड बाय 80 कर दें तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनेगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब ये वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिन पर हमारा प्रॉफिट 0 है, जबकि उसने हमसे क्या कहा कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो मतलब आंसर 7500 से तो ज्यादा आने वाला है। ऑलराइट, अब अगर टारगेट प्रॉफिट को अचीव करना है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फिक्स्ड कॉस्ट में अब आप लोगों ने प्रॉफिट को ऐड कर देना है। तो आप लोगों के पास 360,000 प्लस 240,000 इज इक्वल टू 600,000। तो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन बन जाती है 600,000 की। इसको डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मिलियन। ये है आपका रेवेन्यू, कि अगर आपका रेवेन्यू 1 मिलियन का हुआ, ये टारगेट रेवेन्यू आ गया, तो आपको प्रॉफिट 240,000 का हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे यहां पर यह बताना चाहेंगे भाई कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करो, तो आप क्या करेंगे, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, द आंसर इज 12,500 नंबर ऑफ यूनिट सेल करके मैं 240,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉफिट। यस, 240,000 का नहीं आया, 12,500 यूनिट्स का।
तो मैं तो 12,500 पर हूं ना। अच्छा, एग्जाम्पल क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 10, a company makes and sells a single product, the following data relates to current year's budget। और वो क्या है हमारे पास, सेल एंड प्रोडक्शन इन यूनिट्स उसने बता दी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना वो 8,000 के हैं। अब क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है 25। तो किसको बेस बनाया होगा उसने, 8,000 को, 8,000 को बेस बनाया होगा। फिर देखो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 60%। अब क्या कहता है, द सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर विल बी दिस वगैरह वगैरह वगैरह, वो बात का मसला है। चले, अब यहां पर अगर वैसे आपसे पूछा जाए ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप क्या वैल्यू बताओगे? अगर आप लोगों को यहां से पूछ लिया जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, तो आप लोगों से क्या वैल्यू बताओगे? 40, 1.67 ब्रेक इवन पॉइंट है। कैसे, क्या, कितनी फिक्स कॉस्ट? टोटल में जाएगी ना। नंबर ऑफ यूनिट 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 200,000 डिवाइडेड बाय 60%। ओके, डन हो गया। ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है एट ब्रेक इवन पॉइंट। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्या क्या हम लोग बेस बना रहे हैं 8,000 को, तो 8,000 के मुताबिक अगर देखें 25 पर यूनिट है, तो 8,000 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जानी है वो आएगी टू 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 200,000। अब मेरे पास गिवन थी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, जैसे ही मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया, कितने थ्री हैं? ये रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट है। ये बात क्लियर? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, नंबर ऑफ यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये मुझे फाइंड करके दो ना। सोचो जरा, सोचो, शाबाश। इस डाटा से मुझे ब्रेक इवन पॉइंट का रेवेन्यू आपने बता दिया और ये बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं मुझे आंसर इन नंबर ऑफ यूनिट्स करो। अब सोचो जरा, मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स पे कैसे आंसर करना चाहिए? 50 सर। नंबर ऑफ यूनिट 50 यूनिट। नहीं नहीं वो ठीक है तो मैं बताऊंगा। अब इस किस्म की इंफॉर्मेशन अक्सर क्वेश्चन में यूज होगी, ये कुछ चीजें मिसिंग होंगी जो बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मिसिंग है और हम फाइंड नहीं कर सकते, हालांकि हम उनको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, ये है ना कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। मेरे पास अगर कंट्रीब्यूशन होती तब भी सेल्स की वैल्यू आ सकती थी, लेकिन मेरे पास तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, ना मेरे पास सेल्स की वैल्यू है, तो मैं इस डाटा को यूज नहीं कर सकता। तो अगर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो कितने परसेंट आ जाएगी? तो अब वेरिएबल कॉस्ट तो है ना, तो यहां से वेरिएबल कॉस्ट पुट कर दें, 20 बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 0.4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू 50, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब अगर आप लोग देखें तो इन रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय 50 कर दें तो आंसर आएगा, ये मतलब एंड वाले को 67 किया जा सकता है। और ये नंबर ऑफ यूनिट्स है एट ब्रेक इवन पॉइंट। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? चलें, ये तो हम लोगों ने वैसे ही कैलकुलेट कर लिया ना। अब हम लोग चलते हैं जरा इसकी इंफॉर्मेशन पर। अब हमें क्या कहते हैं, कहते हैं द सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर, मतलब आज जो भी है, तो आज कितनी है, ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन थी ही नहीं, तो ये इस इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करेंगे।
अब इस सेलिंग प्राइस में चेंज है कितना, 6% हायर देन द प्राइस इन द करंट ईयर, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय, तो अब करंट ईयर की सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी बन जाएगी, 53 बन जाएगी। बात क्लियर। देन उसने क्या कहा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 5% हायर देन इन द करंट ईयर बजट। तो अब देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है यहां पर 20, तो इसमें इंक्रीज आ रहा है 5% का, तो 105 करेंगे इज इक्वल टू, ये 21 हो जाएगी हमारे पास। फिर क्या कहता है, कहते हैं बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट नेक्स्ट ईयर विल बी 10% हायर देन बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट इन द करंट ईयर। तो इसमें 10% बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट में 10% का इंक्रीज आ जाएगा, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट में 10% का इंक्रीज आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 27.5। तो बेसिकली टोटल हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी 27.5 मल्टीप्लाइड बाय 800 करना 8000 तो 20,000। और उसने देखो ये कहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज है 10%, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी 200,000 है ना, उसमें 10% का इंक्रीज आएगा तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट बनेगी वो 220,000 की बन जाएगी। गॉट इट। अब अगर नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज ना आए तो पर यूनिट 27.5 है, पर यूनिट नंबर जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो 27.5 है, लेकिन टोटल हमने पहले फाइंड कर लिया। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज लेकर आना है ना वो टोटल के ऊपर लेकर आना, तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10% इंक्रीज के बाद बन जाएगी 220,000। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा अब हमने क्या बताना है, इफ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ जी, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। बेसिकली कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो उसने दे दी, वो कहता है भाई मुझे ये वाली वैल्यू बताओ, तो इस वैल्यू को बताने के लिए पहले आपके पास सेल्स आनी चाहिए। तो क्या आपने सेल्स अपनी फाइंड करनी ली 50 की, तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.6, then contribution is equal to 30। बात क्लियर। तो एक तो ये इस तरह से हो सकता था, नहीं बात समझ आई। दूसरा, यहां से सेल्स आ गई थी बजटेड वाली सेल्स, यहां से वेरिएबल कॉस्ट उसने पहले से आपको बताई हुई थी, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, बजटेड कंट्रीब्यूशन है 30 की। क्लियर, मतलब फार्मूले से भी जा सकते थे, 60% से भी कैलकुलेट हो सकता था, और सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी हम लोग कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते थे। हो गया आंसर 30 का। नेक्स्ट वन देखें क्या कहते हैं, द बजटेड टोटल प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर फॉलोइंग वर्किंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा, बजटेड टोटल प्रॉफिट मतलब अभी आपने ये चेंज नहीं लेकर आना, आपने इस करंट वर्किंग के मुताबिक चलना है और आपने उसे बताना है कि उसको प्रॉफिट कितना होगा। हाँ जी, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहे हैं। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब रेवेन्यू शेवेन्यू भूल जाओ, क्या, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब देखो कि टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास कैसे आएगी, 8000 मल्टीप्लाइड बाय, अब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने फाइंड करनी ली कितनी, तो मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 240,000। इसमें से क्या माइनस करें, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 8000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट 8000 multiplied by 25, total fixed cost is, and the budgeted profit is, ये जाकर आपने बता देना 40,000। कोई प्रॉब्लम, ऑल क्लियर। चलिए अब यहां पे जरा इसका सोल्यूशन भी मैच करते जाएं, ये 30 आ गया और साथ में ये 40 आ गया, एनी प्रॉब्लम। अच्छा अब देखो क्या कहता है, कहता है हाउएवर फॉर द नेक्स्ट ईयर in order to calculate the number of units that will have to be sold, मतलब 8,000 तो नहीं रहने वाले, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है, सेलिंग प्राइस में चेंज है,
तो सेलिंग प्राइस में चेंज की वजह से हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज आता है। तो कहते हैं कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करें इन ऑर्डर टू अचीव अ टोटल प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू द बजटेड प्रॉफिट इन करंट ईयर्स। अब क्या चीज, बजटेड प्रॉफिट कितना है? 40,000 जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। कहते हैं आफ्टर चेंजिंग तो भी आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू यही रहनी चाहिए। तो बताओ मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करूं, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करूं? नहीं करेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज है, 8,000 नहीं आएगा। अब क्या है, अब पहले तो देखो ना आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में उसने क्या नहीं दिया था कि 10% का इंक्रीज है। तो पहले जो 200,000 थी वो अब 200,000 तो नहीं रही, अब वो कितनी है? 220 की कॉस्ट के बाद भी आपको 40 का प्रॉफिट चाहिए। तो अब आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। तो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास आ रही है, प्रॉफिट आपको चाहिए एज बजटेड, और बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। तो आपके पास जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगी जो रिक्वायर्ड है इस 40,000 के प्रॉफिट के लिए, वो है 2। अब 260,000 को डिवाइड करो, अब मैंने बतानी नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ डिवाइड करो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ नहीं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है आप लोगों के पास? नहीं है। चेंजिंग के बाद देखो ना, तो उसने क्या कहा था, सेल प्राइस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस, तो सेल प्राइस भाई न्यू सेल प्राइस देखो ना। अब पहले सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी थी? अब ये हमने कैलकुलेट कर ली थी 50, क्वेश्चन में नहीं थी, हमने अलग से कैलकुलेट कर ली। उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज है? 6%। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास इससे पहले वेरिएबल कॉस्ट थी 20 और उसमें इंक्रीज है 5% का, तो ये कितनी हो गई? तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ गई? अब आपने अगर यूनिट्स फाइंड करने हैं तो इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 260,000 डिवाइडेड बाय 32 एंड द आंसर इज 8। अब आपको ये एक्टिविटी लेवल ये बनता है। गॉट इट? कोई इशू? और ये है आपका आंसर। डन। अब आपने क्वेश्चन जब प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने तब भी ऐसे ही हमने मेथड से चलो, एंड पे एंड रिजल्ट को मैच करो कि बिल्कुल यही है, सेम है। टोटल रेवेन्यू कितना होगा? हाँ जी, टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना आएगा? टू अर्न 40,000 प्रॉफिट द रेवेन्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 53 फॉर, ये है टोटल रेवेन्यू। इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम किसी को? चले एग्जांपल नंबर 11, बहुत अच्छी एग्जांपल, सही डाटा समझने वाला है, जरा फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पे। कहते हैं फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ सीडी कंपनी द कॉस्ट एनालिस्ट डिटरमिन दैट सेल्स वर रुपीज एंड कॉस्ट वर एज फॉलोज। अब उसने आपको रेवेन्यू की वैल्यू दे दी है कि हमारे पास जो रेवेन्यू की वैल्यू है ना वो 1 मिलियन है, और इसके लिए जो कॉस्ट यूज की गई है वो ये वाली है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये दोनों है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। साथ में जो फैक्ट्री ओवरहेड है कुछ पोर्शन वेरिएबल में है और कुछ फिक्स्ड में, मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी वेरिएबल एंड फिक्स्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी वेरिएबल एंड फिक्स, और उनका टोटल आपको बता दिया कि टोटल कॉस्ट हमारी ये आएगी। ऑलराइट। अच्छा अब देखें क्या है,
company is considering two alternative proposals that would change certain cost items. Proposal 1 would increase fixed cost by, मतलब जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है ना उसमें 10,000 का इंक्रीज आ जाएगा। अब देखिए इससे पहले आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100,000। ये सारी ये फिक्स कॉस्ट है ना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? इसमें 10,000 का इंक्रीज आएगा। ये पहला प्रपोजल है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या बन जाएगी? 10,000 बन जाएगी। ऑलराइट, अब क्या होना है फिर? कहते हैं विद सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट रिमेनिंग द सेम। कहते हैं आपकी ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला, और आपकी सेलिंग प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ आपकी फिक्स कॉस्ट में 10,000 का इंक्रीज है बस। नेक्स्ट क्या कहता है प्रपोजल 2, वुड मॉडर्नाइज प्रेजेंट इक्विपमेंट at an annual increase of fixed cost of rupees 25,000 का इंक्रीज आएगा आपके फिक्स्ड कॉस्ट में। साथ में क्या होगा? विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सेविंग द सेम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट कौन सी अमाउंट है? 25,000 इन ईच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इन ईच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब जो मटेरियल आप अभी यूज कर रहे हो ना 300,000 का, वो बाद में आप 25,000 इसका आपको बेनिफिट होगा। और बाद में जो मटेरियल प्रपोजल 2 को एक्सेप्ट करने के बाद जो आप मटेरियल यूज कर रहे होंगे वो आएगा 275,000 का, और जो लेबर आएगी वो भी आएगी, क्योंकि उसने कहा था 25,000 का जो बेनिफिट आपको मिलना है वो मटेरियल एंड लेबर ईच पर मिलना है सेम अमाउंट का। तो 25,000 रुपये आपने इसमें से लेस करने हैं और 25,000 इसमें से, और फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज आ जाएगा 25,000 रुपए का, और फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगी 125,000। प्रपोजल 1 में सिर्फ फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज था, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं था। प्रपोजल 2 आपके मटेरियल और लेबर की कॉस्ट में 25,000 रुपए का डिक्रीज ला रहा है, साथ में आपका फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट 25,000 से इंक्रीज हो जाएगा। बात की समझ आ गई होगी कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, अब क्या कहता है? कहते हैं कैलकुलेट करना है फर्स्ट। कहते हैं करंट सिचुएशन में, मतलब कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना, करंट सिचुएशन में करंट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, हाँ जी कैलकुलेट हो सकती है? जल्दी से जरा कैलकुलेट करके बताएं। अच्छा देखें, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है, जरा सही से सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन को लेकर चलना। अब जैसे उसने कहा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, भाई सेल्स उसने बता नहीं दी 1 मिलियन की, अब नंबर ऑफ यूनिट्स उसने बताए नहीं कि मैं उसको पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर पाऊं, तो जरूरत नहीं है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के लिए। उसके लिए हमने कहा था टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आ जाएगी। बात ये आती है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी बनेगी। अब टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए भाई वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लें, तो आपके पास यहां पर वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना हो गया? तो अगर अपने रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन कितनी बन रही है आप लोगों के पास? 200,000। रेवेन्यू कितना बन रहा है आपके पास? मल्टीप्लाइड बाय 100, द आंसर इज, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो इज 20%। करंट सिचुएशन। बात क्लियर? कोई मुश्किल चीज नहीं थी इसमें। अच्छा नेक्स्ट देखें, कहते हैं करंट ब्रेक इवन पॉइंट। जी जल्दी से बताएं मुझे, करंट ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कोई प्रपोजल अभी एक्सेप्ट नहीं करना, सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट बताना है मुझे। ब्रेक इवन पॉइंट, उसके लिए हम लोगों ने लिखना है फिक्स कॉस्ट, और भाई करंट फिक्स कॉस्ट 100,000 की है, आप लोगों ने यहां पे लिखना था 100,000। अच्छा डिवाइडेड बाय, अब हम लोगों ने लिखना है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, और वो है द आंसर इज
500,000, ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू है। मैं नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बता सकता अभी। ऑलराइट, अच्छा यहां पे जरा देखते जाएं। ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन 20%, इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। साथ में ये 500,000 आपके पास आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू। अच्छा नेक्स्ट थर्ड इसकी जरा देखें, क्या कहता है, द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट इफ प्रपोजल 1 इज अडॉप्टेड। हाँ जी, अब आ जाए प्रपोजल 1। प्रपोजल 1 क्या था, वेरिएबल कॉस्ट में, सेलिंग प्राइस में नो चेंज, सिर्फ फिक्स कॉस्ट में 10,000 का इंक्रीज है। आपने एक तो बताना है उसे ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट, अगर कोई है तो, इफ प्रपोजल 1 इज अडॉप्टेड। ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, साथ में प्रॉफिट की वैल्यू बताओ। अच्छा, हाँ जी, अब अगर यहां पर गौर करें तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट, फर्स्ट प्रोपोजल के मुताबिक फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में नो चेंज, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो में भी तो नो चेंज, वही 20% ही रहेगा, तो 0.2। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट आपका आएगा 550,000 के ऊपर। ये ब्रेक इवन पॉइंट है कि अगर बात सुनो जरा, कि अगर 550,000 का प्रॉफिट हुआ तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पर होंगे। रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट नहीं, 550,000 का रेवेन्यू हुआ तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पर होंगे। आपका रेवेन्यू कितना है, 1 मिलियन, तो मतलब आपको तो प्रॉफिट होगा। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है प्रपोजल 1 से। प्रपोजल 1 से प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90,000 प्रॉफिट की वैल्यू। कैसे प्रॉफिट क्यों नहीं होगा बच्चे, आप कह रहे हो 550,000 की अगर रेवेन्यू हो तो ब्रेक इवन पॉइंट है, और मैं कह रहा हूं कि भाई रेवेन्यू एक 1 मिलियन का है, तो क्यों नहीं होगा प्रॉफिट। हाँ जी, अब कैसे करना है देखें, 1 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट उसमें से माइनस कर दो 800, तो आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी 200। 200 में से अपनी फिक्स कॉस्ट 110 माइनस कर दो, तो प्रॉफिट 90,000। देखे ना, आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी 200, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट की ऑफ ₹90,000। एनी प्रॉब्लम, समझ ही नहीं आई। कर लिया सर 90,000। अच्छा, लड़ क्यों रहे हो, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम लड़ोगे, ये बात समझ आ गई। अच्छा फिर आ जाए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट, कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बताओ। अब लानी बात है, सेलिंग प्राइस में चेंज आ रहा है, वेरिएबल सॉरी सेलिंग प्राइस में नहीं, वेरिएबल कॉस्ट में, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो न्यू कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, और प्रॉफिट की वैल्यू बताओ। तीन चीजें, इफ प्रपोजल 2 इज अडॉप्टेड। हाँ जी शाबाश, जल्दी करें, प्रपोजल 2 में जो चेंज आ रहा है वो देखें, प्रपोजल 2 अडॉप्ट करें और बताएं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट। अच्छा अब इस कॉन्सेप्ट को देखें, मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट में से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो इजी मार्क्स हैं, आप लोग इजीली ले सकते हैं, तमाम 100% मार्क्स आ सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, फार्मूलाज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और आप लोग जाके इसकी कैलकुलेशन कर सकिए, कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अब देखो सिंपल से चीजों को लेके चलते हैं। प्रपोजल 2 जैसे एक्सेप्ट किया, देखिए हमारे रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं है, हमने उसको पहले फाइंड करके देना है। देखिए जैसे मैं इसको करता हूं ना कि भाई कौन कौन सी चीजें हर पॉइंट में कह रहा है, तो उतनी ही चीजें बतानी पड़ती हैं और सीक्वेंस के साथ बतानी पड़ती है। पहले कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, भाई पहले कंट्रीब्यूशन तो फाइंड करो प्रपोजल 2 की। अब प्रपोजल 2 की कंट्रीब्यूशन हमारे पास कैसी आनी थी, सेलिंग प्राइस 1 मिलियन, इसमें से माइनस कर दो
अब भाई वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ चुका है, कितना? 50,000 का चेंज आया है। पहले आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी 800,000, 50,000 से वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, कम हो गई, तो अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बच गई? तो आपको कंट्रीब्यूशन कितनी मिलेगी? अब ये टोटल में बात कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन भी टोटल होगी कितनी? तो 50,000 की टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। अब आप ये बात याद रखिएगा कि आप एमसीक्यू सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं कि आप लोग ये सारा काम रफ वर्क में डालें और उसे परसेंटेज में बता दें 25%, 20%, दिस दिस दिस। नहीं, आपने ना एक प्रॉपर मेथड से चलना है। जो चीज गिवन नहीं थी आपसे बताओ कि भाई ये देखो ये चीजें इस तरह से आएंगे। अब जब आप जाओगे ना कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, सीएस रेशो की तरफ, तो आप इधर फार्मूला लिखा करो। मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट कैलकुलेटर को बता दो, आपसे बताओ कि कंट्रीब्यूशन टू 50,000 की डिवाइडेड बाय 1 million रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आ गई, ये आएगा आंसर। फिर उसने कहा ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट में 25,000 का इंक्रीज था। पहले थी 1,100,000, उसमें 25,000 का इंक्रीज, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बन गई 125,000 डिवाइडेड बाय 25%। द आंसर इज 500। ये है ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू। गॉट इट। नेक्स्ट क्या था उसका, कहता है प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट के लिए गए तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमने फाइंड करनी ली थी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 125,000। ऑल क्लियर। नेक्स्ट वन इज, ये आ गया 25%, साथ में 500,000 एंड 125,000। एग्जाम्पल नंबर 12। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 12। एंटिटी ई has monthly sales of rupees, अमाउंट है मंथली सेल्स रेवेन्यू इतना है इसका, बट एट दिस लेवल ऑफ सेल्स इट्स मंथली प्रॉफिट इज ओनली रुपीज, इस मतलब इतने की सेल्स करता है ना, तो इस सेल्स में से सिर्फ उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2,000 का हो रहा है। मतलब 126,000 उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट है। सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट रेवेन्यू में से माइनस करें तो प्रॉफिट आएगा, वो 126,000 की है। अब क्या कहता है, एंड इट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 6.25%। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने पढ़ा था, क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। परसेंटेज में है ना, परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स, तो वो हमारे पास आ गया 6.25%। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज लेवल ऑफ मंथली सेल्स, मतलब इन नंबर ऑफ यूनिट्स needed to increase the monthly profit to, अब यहां पर देखो अभी प्रॉफिट कितना है, तो कहता है कि मैं ऐसा एक्टिविटी लेवल इसी इंफॉर्मेशन से फाइंड कर सकता हूं कि अगर मुझे 5,000 का प्रॉफिट चाहिए तो मेरी सेल्स की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। गॉट इट। सबसे पहली चीज क्या कैलकुलेट करनी है? फिक्स्ड कॉस्ट। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि 128 के प्रॉफिट में से 2 का, 128 की सेल्स में से 2 का प्रॉफिट है, तो मतलब टोटल कॉस्ट 126,000 की है। एम आई राइट? अच्छा अब जरा इसकी बात सुनिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बताता है? 6.25%। क्या बताता है? द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, वो हमारे पास है
ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आपके पास हो तो रिमेनिंग आपके पास होता है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। अब यहां पर ऐसा ही है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास है ना 6.25%, तो 100 में से इसको माइनस करो तो बाकी अमाउंट आपके पास कितनी बच जाती है? 93.75%। ये आपके पास होती है ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल। देखो पहले ब्रेक इवन तक पहुंचोगे तो उसके बाद वाला जो एरिया है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो उससे पहले मतलब 93.75% कवर कर चुके हो। तो आपकी जो बजटेड सेल्स है ना वो आप लोगों के पास इन टोटल 93.75%, 128। अगर यहां पर देखो टोटल सेल्स हुई है 128 की, जिस पर आप लोगों को 2000 का प्रॉफिट है। अब आपने ये देखना है कि भाई बजटेड जो मेरे पास ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल्स है वो आएगा 93.75। तो हम ये देख रहे हैं कि 128,000 का 93.75 कितना बनेगा, वो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 120,000। अच्छा यहां पर देखो, इधर 128,000 की सेल्स बताई गई, उस पे 2,000 का प्रॉफिट है। इट मींस दैट कि भाई ब्रेक इवन सेल्स तो है नहीं। अगर प्रॉफिट है तो आप अज्यूम करो, जैसे मैं यहां पर आपको ये बात कर रहा हूं कि भाई ये 128,000 है और इस पर जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमने इसको लेकर आना है कि भाई फिर मेरे पास बजटेड सेल्स कितनी होगी, मैंने इस पॉइंट पर लेकर आना है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि 128,000 से कम है। ब्रेक इवन पॉइंट पर लेकर आना है, ब्रेक इवन पॉइंट पर लेकर आना है। तो ये बात तो कंफर्म है कि 128,000 से कम है। अब जब हम लोग यहां तक पहुंचे ना तो यहां पर हमें पता चला कि ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना ये है 6.25%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6.25%। तो फिर ये वाला जो एरिया है ना ये मेरे पास बनता है 93.75%। ओके, अब इसकी वो बात कर रहा था ब्रेक इवन वॉल्यूम टू सेल्स, वो आपके पास बन जाएगा 93.75%। अब ये टोटल सेल जहां तक कितनी आ गई है तो हमने फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वो कहता है इस टोटल का 93.75% ले लो। इस टोटल का 90, क्योंकि ये अब टोटल 100% है ना, 128% इन टोटल 128,000 इन टोटल 100% है। उसमें से 93.75% सेल्स आती हैं जो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट तक छोड़ती हैं और उससे आगे 6.25%। तो टोटल 100 नहीं हो गए। तो 128,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 93.75, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू। और ब्रेक इवन पॉइंट मेरे पास कितना आ रहा है? 120,000। अब आपको ये बात समझ आ गई है? ब्रेक इवन पॉइंट पर मेरी सेल्स की वैल्यूज कितनी होगी? 120,000। आई होप कि अब ये इंफॉर्मेशन सही से क्लियर हो गई है सब बच्चों को कि मैं क्यों जाकर 93,9375 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो बेसिकली इस टोटल बजटेड सेल्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैंने ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अच्छा अब इंफॉर्मेशन क्या है? कहते हैं अगर 128,000 की सेल्स हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2,000। और अगर 120,000 की सेल्स हैं तो फिर प्रॉफिट 0, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम है। बात क्लियर? तो यहां से आइडिया हो जाता है कि अगर मैं 128,000 की सेल्स करता हूं और उसमें 2 का प्रॉफिट है तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 126। और अगर मैं 120 की सेल्स करता हूं तो उस पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 120। ये इंफॉर्मेशन समझ आ गई है? देखो जब हमें टोटल कॉस्ट गिवन होती है तो हाई लो मेथड अप्लाई करते हुए
हम लोग उसमें से वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। यही वजह है कि जब बजटेड सेल्स उसने मुझे बता दी तो उसकी मदद से मैं गया, मैंने अपने पास ब्रेक इवन सेल्स फाइंड की और मेरे पास दो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर टोटल कॉस्ट आ गई। अब कोई इशू यहां तक क्लियर है ये बात? अच्छा, अब देखो, अब हम इसको किस तरह से लेकर चलेंगे। तो अब अगर गौर करें तो मेरे पास रेवेन्यू 128 का हो तो टोटल कॉस्ट बन रही है 126 की, और अगर रेवेन्यू 120 का हो तो मेरे पास कॉस्ट बन रही है 120 की। तो आप ऐसे समझें जैसे ये नंबर ऑफ यूनिट्स को लेकर चलते थे हम लोग। तो अगर रेवेन्यू में चेंज आता है 8000 का तो कॉस्ट में कितने का चेंज आ रहा है? ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अगर रेवेन्यू में चेंज आता है 8000 का तो कॉस्ट में चेंज आता है 6000 का। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए 6000 डिवाइडेड बाई 8000, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 70.75, मतलब 75% ऑफ सेल्स रेवेन्यू आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी टोटल रेवेन्यू का 75% है। गॉट इट? गॉट इट? अच्छा, इसको हाई लो मेथड के जरिए हम लोग जिस तरह क्या करते थे कि वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, अब कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है दोनों में से? हायर कॉस्ट 126 माइनस 120 डिवाइडेड बाय, भाई नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है मेरे पास, तो मैं उन नंबर ऑफ यूनिट्स पर रेवेन्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो रेवेन्यू मेरे पास कितना आ रहा है? 128 माइनस 120। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया ना तो आंसर क्या आ गया? 0.75 डिवाइडेड बाय, सपोज मैं इसको 1 कर दूं तो क्या इसमें कोई फर्क है? अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर 1 रुपए की सेल्स करता हूं ना तो 0.75 की वेरिएबल कॉस्ट है। 1 रुपए की सेल्स करता हूं तो 0.75 की, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो आंसर आएगा 75%। क्या मतलब कि 100 रुपए की सेल्स में से 75% वेरिएबल कॉस्ट है। गॉट इट? अब वेरिएबल कॉस्ट फाइंड हो सकती है, तो अगर 75% वेरिएबल कॉस्ट है तो रिमेनिंग फिक्स्ड कॉस्ट है। अब देखें आपने कितने की सेल्स की? 128। 128 का 75% देखें, 96,000 ये है इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके मुताबिक इसकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या बन जाएगी? इज इक्वल टू 32,000। ओके, 32 कहां से आ रहा है? क्या कर रहे हैं? ये 96 98 है। अच्छा, ये 126। अच्छा, कॉस्ट देखनी है ना भाई, रेवेन्यू नहीं देखना, कॉस्ट की बात कर। टोटल कॉस्ट का 75% ऑफ सेल्स रेवेन्यू, ये हमारे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रही है, ओ सॉरी, टोटल कॉस्ट एट 128 वो आ रही है 126,000। 128 का 75% 96, 128 का 75, ये वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सही है। अब टोटल कॉस्ट आ रही है 126,000 की, इसमें से 96,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी? 30,000। ओके, होगी बात? अच्छा, यही काम ना आप इस ब्रेक इवन वाले के ऊपर भी कर सकते थे। 120 का 75%, इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 90, और इसकी फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 120 में से 90 गया 30,000। बात क्लियर हो गई? फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लिया आप सब बच्चों ने? फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन हो गई।
वेरिएबल कॉस्ट की भी कैलकुलेशन हो गई, बेसिकली हमें फिक्स कॉस्ट आ गया थी। क्योंकि अब देखो हम लोगों ने आगे किस चीज की कैलकुलेशन करनी है, कहते 5,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ कि मेरे पास रेवेन्यू की वैल्यू क्या होगी, टारगेट प्रॉफिट। तो भाई फिक्स कॉस्ट होगी तो आगे मैं जाके कुछ चीजें फाइंड कर सकता हूँ। फिक्स कॉस्ट है 30,000 की, टारगेट प्रॉफिट है 5,000 का, तो टारगेट टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए, हाँ 35,000 की होनी चाहिए। ओके, अब 35,000 की टारगेट टोटल कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ, तो हमारे पास आगे रिजल्ट्स आ सकते थे। अब ये देखें, जैसे ही आप लोगों ने ये बात की, सेल्स ये आपके पास आई, यहां पर आपने उसको बता दिया था कि आपके पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आ रही है, कंट्रीब्यूशन कितनी थी, अभी हमने गए ये देखो, टोटल रेवेन्यू का 75% थी वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, ये ऑल्टरनेटिव मेथड था इसका फाइंड करने का, बेसिकली हमें नहीं पता था। तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी हमारे पास 25%। तो अब अगर 35,000 को डिवाइड, अब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है बेसिकली है 25%, जरा 35,000 को डिवाइड करो 25% के साथ, ये 1,40,000 ईच मंथ, आपके पास इसका आंसर आ गया कि इतने की सेल्स करोगे तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो 128,000 की सेल्स की थी तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट था, तो अगर 1,40,000 की सेल्स करेंगे तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट। डन, फिर से सुनो, फिर से इस डाटा को अच्छे से सुनो। क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं था, क्वेश्चन को समझना मसला सिर्फ इस वजह से है कि इससे पहले कभी ऐसी चीजें पढ़ी नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होती है। देखिए भाई, आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है और आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है। आपने कोई भी चीज फाइंड करनी है ना, सपोज उसने हमें ये रिक्वायर्ड किया कि भाई 5,000 रुपये के प्रॉफिट पर उसकी सेल्स क्या होगी। एक तो बात फिक्स्ड कॉस्ट, अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट फर्स्ट एलिमेंट ना भी पूछता, तब भी जब उसने मुझे ये कह दिया ना कि भाई ये डाटा है आपके पास, सिर्फ इतना डाटा, और आपसे कह दिया कि भाई अगर 5,000 रुपये का प्रॉफिट मैंने अर्न करना हो तो बताओ मैं सेल्स कितने की करूं। इंफॉर्मेशन क्या दी उसने, उसने कहा है कि भाई अगर मैं 128,000 का रेवेन्यू जनरेट करता हूं ना, तो उसमें 2,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। मुझे बताओ कि 5,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं कितना रेवेन्यू जनरेट करूं, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब हम गए इसके सॉल्यूशन की तरफ और साथ में उसने हमें बता दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो इंफॉर्मेशन उसने हमें दी। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है आपके पास बजटेड रेवेन्यू और ब्रेक इवन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय बजटेड रेवेन्यू, ब्रेक बजटेड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, मतलब आप लोग अपने ब्रेक इवन पॉइंट से आगे कितने परसेंट तक हैं, ब्रेक इवन पॉइंट से आगे कितने परसेंट तक हैं। तो पता चला कि हम लोग 6.25% तक हैं। अब जो भी सेल्स रेवेन्यू है आपका, आपने उसको 100 रिज्यूम कर लेना है कि मेरा रेवेन्यू 100% है, तो उसमें से 6.25% तो आप लोग बजट से ऊपर हैं, ओ सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर हैं। अब आपने एक मतलब ये सोचना है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर मेरी सेल्स कितनी होगी। अब ये बात तो कंफर्म थी कि अगर 128 पर प्रॉफिट हो गया है तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 128 से तो नीचे है। ऑल राइट, और वो कितना आएगा, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 100 में से लेस कर दो, तो आपके पास 0 से लेकर आपकी ब्रेक इवन पॉइंट तक जो परसेंटेज बनती है ना, वो बनती है 93.25%, 2575%। ओके, आपने 128 मल्टीप्लाइड बाय 93.75% किया तो आपको वैल्यू मिल गई ब्रेक
इवन सेल्स 120,000। ये बात जहां तक समझ आ गई। पहला जो आपने काम करना है ना, बजटेड प्रॉफिट से आगे रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड करो अपने बजट, अपने टारगेट प्रॉफिट को। तो अभी तक तो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं थी, तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट ही डिटरमिन करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए आप लोगों ने हाई लो मेथड अप्लाई करना है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए। अब मुझे ये तो पता चल गया कि अगर मैं 128,000 का रेवेन्यू जनरेट करता हूं, 2,000 का प्रॉफिट, तो मेरी टोटल कॉस्ट 126,000 की है। गॉट इट। अब मैंने एक दूसरा एक्टिविटी लेवल ढूंढना था, और वो दूसरा एक्टिविटी लेवल मेरे पास आ रहा है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, जहां से मुझे पता चल गया कि अगर मैं 120,000 का रेवेन्यू जनरेट करता हूं तो सारी कॉस्ट ही यही है 120,000, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है इस पर। बात समझ आ गई। अब आपने अपने रेवेन्यू का डिफरेंस और अपने प्रॉफिट्स की अपनी कॉस्ट का डिफरेंस देखना है, और वहां से आपको पता चल जाएगा आपकी परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही आपने अपनी टोटल कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू का डिफरेंस लिया और आपने उसकी परसेंटेज फाइंड की, तो आपको आंसर मिला 75%। इट मींस दैट कि टोटल सेल्स का 75% वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर सेल्स 100 की है और 75 वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो क्या हो गई? 25% हो गई है। अब आपको ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए थी, तो ये इंफॉर्मेशन इस तरह से आनी थी कि आप लोगों ने इस तरह की कैलकुलेशन करनी थी। फिर जैसे ही आपने कहा कि भाई टोटल रेवेन्यू का 75% मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, तो कोई सा एक रेवेन्यू उठाओ, जैसे 128,000, उसका 75% फाइंड करो। वो आपके पास आ रहा है 96,000। 128,000 के रेवेन्यू पर 96,000 की वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 126,000। उसमें से 96,000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट 30,000। अब आ जाओ टारगेट प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू कैलकुलेट करने की तरफ। तो 30 + 5 इज इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो विच इज 25%। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 25%, आंसर क्या आ गया? 140,000। अब इतने रेवेन्यू पर आपका प्रॉफिट 5,000। एनी प्रॉब्लम? चलिए, गुड हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 14, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से खुद सॉल्व करनी है बगैर सोल्यूशन देखे। खुद से ट्राई करना, गलत हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन ट्राई खुद करनी है। और साथ में कल मैंने ना आप लोगों को एक ग्राफ बताया था, ये देखें, ये है बेसिक ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफ। इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल ऐसे ही आगे ब्रेक इवन एनालिसिस हमारे पास मौजूद है, लेकिन चार्ट्स गिवन है। तो सबसे पहला चार्ट उसके पास यही है। अब इसके बारे में मैंने आपको चीजें बता दी थी, आपने इसको रीड कर लेना है। फिर प्रॉफिट का इसने चार्ट बना के दे दिया। तो प्रॉफिट के चार्ट की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने कहा था कि अगर हम कोई भी नंबर ऑफ यूनिट सेल ना करें तो हमें फिक्स कॉस्ट के इक्वल लॉस हो जाता है। तो ये जाके नेगेटिव साइन से स्टार्ट होगा। जितना आप लोगों की फिक्स कॉस्ट होगी ना, वहां से जाके स्टार्ट होगा ये मेरा मैक्सिमम लॉस है। और ये प्रॉफिट चार्ट है, तो प्रॉफिट की वैल्यू जहां पर 0 होगी वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। और जो मेरा टारगेट प्रॉफिट होगा वहां तक जाऊं, तो टारगेट प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान मार्जिन ऑफ सेफ्टी मौजूद है। तो आपने इन ग्राफ वाले फंक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तो जरूर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने एक मरतबा इसको रीड जरूर करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में एक तो मैंने आपके साथ ये चार्ट्स वगैरह मतलब फिर से जरा डिस्कस कर लूंगा, कोई पॉइंट्स वगैरह होंगे। अदरवाइज हम लोग मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस देखेंगे, और इसके फौरन बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट और हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में एक तो हम लोग चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स एक तो उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।